वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। वैसे तो ये एक अंतरिम बजट होगा, इसलिए बड़े ऐलानों की इसमें उम्मीद बहुत कम है, लेकिन ये चुनाव से पहले का बजट भी होगा, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है सरकार कुछ एक सेक्टर्स को कोई तोहफा दे दे। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा है खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो आइए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि इस बजट में सरकार किसानों को क्या कुछ दे सकती है या उसे उन्हें क्या कुछ देना चाहिए। सर, मनी कंट्रोल हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आम बजट आने वाला है और कहने को वैसे ये तो अंतरिम बजट है, पर इससे खेती बाड़ी के लिए आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री क्या कुछ बड़े ऐलान कर सकती है? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि ये इंटरिम बजट है और इसमें बड़े ऐलान नहीं हो सकते। ये भी हम जानते हैं कि भाई कुछ साल पहले जब लास्ट इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन से पहले सरकार ने जब पीएम किसान स्कीम शुरू की थी, तो उन्होंने वो पिछले क्वार्टर से उसको एक्टिवेट किया था ताकि वो लग सके कि भाई हमें एक कोई बजटरी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो हम उसमें नहीं ले रहे हैं इलेक्शन से पहले या इंटरिम बजट में। मुझे नहीं लगता इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन अगर होगा तो 2-3 बातें करने की बहुत जरूरत है। एक तो हम ना भूलें कि अभी ही हमारे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कुछ महीने पहले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, जो बताती है कि भारत में आधे घंटे में एक किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। और ये बहुत सीरियस बात है। और ये भी हम ना भूलें कि किसानों की जो इनकम है, आय है, वो एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, यानी सबसे नीचे पायदान पे किसानों की आय आती है, जो कि मनरेगा से भी कम है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे हाल में देखा गया है कि तेलंगाना में और महाराष्ट्र में जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पीएम किसान निधि के तहत जो सरकार देती थी सेंटर से, उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और तेलंगाना गवर्नमेंट ने। अब उन्होंने 6,000 रुपए सरकार देती थी, 6,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, तो 12,000 रुपए का उनको सपोर्ट किसानों को मिला है। मुझे लगता है कि इसको अब ऑल इंडिया के स्तर पर इसको लेकर आना चाहिए और सेंटर को चाहिए कि ये अनाउंस करे, क्योंकि कई प्रदेशों में ये ऑलरेडी जो पीएम किसान निधि का जो दायरा है वो बढ़ गया है 12,000 रुपए प्रति फार्मर और पर ईयर हो गया है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक एलोकेशन होना चाहिए कि सारे देश में अब किसानों को 12,000 रुपए हर साल में किसानों को मिलेंगे बाई वे ऑफ पीएम किसान निधि। दूसरी बात इसमें है कि पीएम किसान निधि को एक्सपेंड करने का समय भी आ गया है। अभी तक तो जिनके पास जमीन है उनको ही ये सपोर्ट जो है मिलती है, लेकिन अब चाहिए हमें कि जो काश्तकार हैं या खेतीहर मजदूर हैं उनको भी एग्रीकल्चर के एम्बिट में लाकर हमें उनको देना बहुत जरूरी है। मेरा तो ये मानना है कि 2 काम हमें करने चाहिए। एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, और ये भी इसमें जो हम कहते हैं इंटरिम बजट में हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि सरकारों ने जो प्राइस अनाउंस किए हैं, कमिट किए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, वो जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कई गुना ज्यादा है। इनफैक्ट वो C2+50 जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है उससे भी ज्यादा जो है इन्होंने रिकमेंड ऑलरेडी कर दिया है या कमिट किया है। तो मुझे लगता है कि उसी को अब देश के लेवल पर भी उसको एक मतलब एक्टिवेट करना है। तो सारे प्रदेशों में अब वो ये नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही गेहूं का दाम ज्यादा मिलेगा और पंजाब, हरियाणा या बाकी प्रदेशों में कम मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अब सारे देश में ये 2 काम करने जरूरी हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि पीएम किसान निधि को डबल करना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानूनी अधिकार है उसको हमें अभी एक्टिवेट करने की जरूरत है। सर, आपने पीएम किसान निधि की बात की है, तो वो तो खैर सरकार ही बता पाएगी या बजट जो आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि कितना इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। लेकिन अभी जो ऐसा माना जा रहा है कि जो पीएम किसान निधि की जो वो है रकम, जो 6,000 रुपए है, उसको बढ़ाकर 8,000 करने पर की चर्चा है कि ऐसी संभावना है कि इस बजट में कर सकती है सरकार। इसको सर आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, ये क्या कारण है कि जब भी हमने किसानों को मदद करनी होती है तो हमारे हाथ हम सिकुड़ लेते हैं अपने। और ये क्या कारण है? क्या कारण है कि हम देख रहे हैं कि भाई किसानों की इतनी दुर्गति है देश में, इतना भयंकर क्राइसिस है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है सारे देश में, तो क्या हम किसान की खुले दिल से मदद नहीं कर सकते? क्या हमारी मदद सिर्फ कॉरपोरेट को ही होनी चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई 50% पॉपुलेशन तकरीबन एग्रीकल्चर से जुड़ी है देश की, यानी 60 करोड़ 70 करोड़ के बीच में जो जनसंख्या है वो खेती से जुड़ी हुई है किसी न किसी रूप में। और उस कैटेगरी को 50% को हम 2,000 रुपए ही उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं उनकी इनकम में। लेकिन अगर कॉर्पोरेट की हो तो आप देखिए कि जो बजट है वो सारे का सारा ही बेसिकली कॉर्पोरेट के उसमें जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि एग्रीकल्चर का बजट तो 1.25 लाख करोड़ रुपए है। एग्रीकल्चर का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए, 50% जनता के लिए हम सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्चते हैं बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी हम रूरल डेवलपमेंट की वो अलग बात है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर में सिर्फ मतलब 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट रखते हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक तरह से हम उसको एक डिस्पैरिटी जो है बहुत क्लियर नजर आती है कि कॉर्पोरेट के लिए तो सारा कुछ, एम्प्लॉयज के लिए सारा कुछ, और किसानों को जब देने की बात होती है तो पैसा नहीं होता देश के पास। सर आपने अभी जो खेती बाड़ी का जो बजट है उसकी बात करी, एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो 1.25 लाख करोड़ रुपए है। और 13-14 के उसमें बजट में ये करीब वित्त वर्ष 13-14 में ये 27,662 करोड़ रुपए था। और तो सर देखा जाए तो मतलब इतने सालों में बजट तो बढ़ाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस अंतरिम बजट में बजट और बढ़ाया जाए? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपने पहले का पीरियड का वो दिया है, हिसाब दिया है कि 2013-14 कहा था 13 आपने। से 14 के बीच का जी। 13 से 14 में अगर आप उसमें टोटल बजट भी देखें हमारे देश का तो कितना होता था? 20-22-25 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता था। अब 45 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो क्या ये सारा का सारा बजट किसी और दिशा में गया है? खेती को इसका हक नहीं बनता है? मैं कह रहा हूं कि 50% पॉपुलेशन के लिए बजट नहीं है हमारे देश में। ये तो बड़ी बड़े अचंभे वाली बात है। मेरा मानना यह है कि भी आप खेती को निग्लेक्ट करना चाहते हैं, आप खेती के ऊपर वो जो फोकस करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है, ओईसीडी, जो दुनिया का रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। उसका कहना है कि 2022 में हमारे किसानों को 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसने ये भी कहा है कि सन 2000 के बाद भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जहां पर कि किसान कंटिन्यूसली घाटे की खेती कर रहे हैं। उसने ये भी बताया है कि 2000 और 2015 के बीच में, 2016 के बीच में, यानी इस 16 साल में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कभी आपने इसके ऊपर कहीं चर्चा सुनी है? कभी आपने किसी यूनिवर्सिटी में इस पे वार्तालाप कभी सुना है, कहीं डिस्कशन हुआ हो, सेमिनार हुआ हो? कभी आपने किसी भी स्टेट असेंबली में सुना है? कभी पार्लियामेंट में इस पे सवाल होता हुआ सुना है? लेकिन अगर हम देखें कि 5,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट को नुकसान होता है तो सारे मीडिया में हल्ला गुल्ला हो जाता है, सब पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, आपने इसको इकोनॉमिक स्टिमुलस नहीं दिया, आपने टैक्स कट नहीं दिया। क्या एग्रीकल्चर सिर्फ भगवान भरोसे ही रहेगा? सर मौजूदा फिस्कल ईयर में सरकार का जो एग्री क्रेडिट है, एग्री क्रेडिट टारगेट वो 20 लाख करोड़ रुपए का है। तो क्या इस साल आपको लगता है कि अंतरिम बजट में इसे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, ये तो हम देख रहे हैं कि पिछले साल 20 लाख करोड़ रुपए का बजट था। उसका किसानों को जो कर्जा देते हैं अब वो 22 लाख के करीब एक्सपेक्टेड है कि इस साल हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना फिर भी वही है कि किसानों को कर्जा नहीं चाहिए, कर्जे पे कर्जा नहीं चाहिए, हमें किसानों को इनकम देने की बात करनी चाहिए। और ये जो एक शिफ्ट है इकोनॉमिक सोच में वो बहुत जरूरी है। और अगर अमृत काल के 5 साल देश जो है वो किसानों को दे देता है तो आप देखिए कि देश के अंदर 2 इंजन ऑफ ग्रोथ हो जाएंगे, एक इंडस्ट्री और एक एग्रीकल्चर। आज देश में एग्रीकल्चर को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाने की जरूरत है, सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ या सेकंड पावर हाउस ऑफ ग्रोथ बनाने की जरूरत है। सर मान लीजिए अगर इसी से मेरा जुड़ा एक सवाल है कि अगर एग्री क्रेडिट बढ़ता भी है, वैसे तो आपने साफ कर ही दिया है कि मतलब किसानों को कर्ज देने की जरूरत नहीं, उनकी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एग्री क्रेडिट बढ़ा दिया जाता है तो इसका फायदा उन किसानों तक मिल रहा है जिन्हें इसकी जरूरत है, या मिलेगा?
या इस दिशा में कुछ और भी काम करने की ये जरूरत तो बहुत लंबे कई अरसे से हम ये बात करते आ रहे हैं कि है? साहब ये इसका जो फायदा है वो किसानों तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बिचौलिए हैं, जो आड़तिए हैं, या जो ये क्रेडिट, प्राइवेट क्रेडिट देते हैं, उनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, ये भी हम जानते हैं। उसका कारण एक स्पष्ट है। जब आप कर्जा देते हैं तो किसान को कर्जा निकालने के लिए या वापस करने के लिए एक इनकम की जरूरत होती है। वो इनकम तो मिली नहीं है, क्योंकि आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो ओईसीडी कहती है कि 2000 के बाद भारत के किसान घाटे की खेती कर रहे हैं, तो उनको इनकम तो मिली नहीं। तो इनकम नहीं मिली तो कर्जे पे कर्जा बढ़ता गया। एक कर्जा चुकाने के लिए वो दूसरे सोर्स से कर्जा लेता है, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरे सोर्स से कर्जा लेता है। यही तो चक्रव्यूह है जिससे निकालना है हमने किसानों को, और वो तभी निकल सकते हैं हम किसान को आय सुनिश्चित करें और उसको हर साल आय बढ़ाने की बात करें, ना कि कर्जा बढ़ाने की बात करें। सर, मौजूदा फिस्कल ईयर में जो कुल एग्री क्रेडिट था उसका 82% ही दिसंबर तक खर्च हो पाया है। आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है इसकी, जबकि आप अभी बता भी रहे हैं कि कर्जा लेते मैंने रहते मतलब आपसे किसान कहा को। ही है कि जब किसान की इनकम कम है तो वो कर्जा लेने की क्षमता में नहीं है। और ये भी 82% आपने जो कहा है उसमें से काफी सारा जो परसेंटेज है वो कॉर्पोरेट एग्री बिजनेस के लिए ही लोन जाता है। ये मत सोचें कि सारा किसान के पास जा रहा है। उसमें एग्री बिजनेस जो कंपनियां हैं उनके पास भी वो लोन जाता है अधिकतर। अब उनसे बढ़ता जा रहा है उनके पास, क्योंकि अब देखेंगे कि दिल्ली में जो कर्जा है वो हरियाणा से शायद ज्यादा होगा या यूपी, वेस्टर्न यूपी से ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि वहां पर कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए वो जब लोन लेती हैं तो उस खाते में वो आता है। तो ये हमें दोबारा एक बार देखने की जरूरत है कि कर्जा हम किसको दे पा रहे हैं। हम क्या कंपनियों को कर्जा दे रहे हैं या किसानों को दे रहे हैं, या कहीं हमारा एफर्ट भी है कि सारे देश में हम किसानों को ये एक जो रीच है वो पूरी उपलब्ध कराएं, और दूसरा उसकी इनकम कैसे बढ़ाएं। हम उस बात को भूल जाते हैं जो मैंने बार बार कहा है कि सन 2000 से भारत का जो किसान है वो घाटे की खेती कर रहा है। सर, अब सवाल एक मेरा उस पे है कि जैसे पिछले साल मोटे अनाज पर फोकस करते हुए सरकार ने श्री अन्न योजना का ऐलान किया था, तो क्या लगता है ऐसी योजना अभी और भी ऐलान की जा सकती है, या इस तरह की और कोई दूसरी योजना है जो जिससे किसानों को फायदा हो? आपकी नजर में ऐसी और क्या कोई योजना हो सकती है? जो पिछले साल जो अनाउंस किया था जिसको श्री अन्न योजना कहते हैं, मैं उसमें आपसे पूछना चाहता हूं कि किसानों को क्या फायदा हुआ? आपने सवाल किया है, आप जवाब दीजिए जरा कि किसानों को क्या फायदा हुआ उसमें। प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं। प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि आपने उसको इंसेंटिवाइज ही नहीं किया। ये तो आपने शहरों में जो कंज्यूमर के अंदर बिल्डअप किया वो सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है उसको तो पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया गया। और मैंने फिर आपसे कहा कि हर पैनल डिस्कशन में मेरे से पूछा जाता है कि हमने 7 स्कीम में, कोई कहता हम 8 स्कीम लेके आए थे अपने कार्यकाल में। लेकिन मैंने आपको बताया कि ओईसीडी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 के बाद किसान घाटे की खेती कर रहा है, तो वो जितनी भी स्कीम है उसी के अंदर आती है कि नहीं आती है। तो फिर ये सवाल जो हमारा है, मुझे लगता है कि हमें इसको दोबारा देख के पूछना चाहिए कि भाई जब 2000 के बाद ये हुआ ही नहीं है, किसानों को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम कौन सी स्कीमों की बात कर रहे हैं? सर, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर सरकार को कोई सलाह देना चाहे इस तरह की कि किस तरह की ऐसी कोई स्कीम लाई जा सकती है जिससे ना सिर्फ किसान की इनकम बढ़े, बल्कि वो जो कर्ज का जो चक्रव्यूह है जो आपने बताया, इससे भी बाहर निकल पाए। क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरा जो सरकार के सामने एक क्या कहते हैं उसको अप्रोच होगा, या उनसे मैं क्या कहते हैं उसको कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वाकई आप किसानों का भला चाहते हैं तो आपको 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो यह है कि जो अभी 23 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं इफेक्टिवली वो गेहूं और धान के ऊपर, कहीं और पार्शियली कॉटन या पल्सेस के ऊपर वो उसका इफेक्ट होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 23 फसलों के ऊपर ही जो प्राइस हम अनाउंस करते हैं उसको हमें कानूनी अधिकार देना चाहिए, यानी देश में उसके नीचे खरीद नहीं होगी। ये नहीं हम कह रहे हैं कि सरकार खरीदेगी सारा जो प्रोड्यूसर, नहीं।
बल्कि जो आड़ती हैं या बिग बिजनेस है या रिटेल है, ऑर्गेनाइज रिटेल है या सरकारी एजेंसियां हैं, वो उस प्राइस के नीचे नहीं खरीदेंगी। अगर खरीदती हैं तो उनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, जैसा कि स्पेन में हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम कानूनी अधिकार भी देते हैं कि भाई फसलों का जो खरीद है वो उस दाम पर होगी जो एमएसपी के ऊपर, मेरा मानना है कि वो तकरीबन 40 या 50% किसानों को ही उससे फायदा होगा। बाकी 50% वंचित रह जाएंगे, 50 या 60% वो इसलिए वंचित रह जाएंगे क्योंकि उनके पास सरप्लस लाने का मंडी में कोई स्कोप ही नहीं है उनके पास, क्योंकि उनकी जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं वो उसमें नहीं उनका मतलब सरप्लस पैदा कर सकते हैं जो कि वो मार्केट में लेके आए, जिसको हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। वो नहीं होगा तो उनको एमएसपी नहीं मिलेगा। तो उनके लिए हमें पीएम किसान निधि स्कीम जो है वो अलग से लेके आनी है। दो चीजें करनी चाहिए, एक कानूनी अधिकार बनाइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, और दूसरा जो पीएम किसान स्कीम है वो लैंडलेस लेबर और मार्जिनल फार्मर्स के लिए वो हमें अलग से लेके आनी चाहिए। तो दो अगर ये हो जाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं, और ये सरकार का जो एक मोटो है या विजन है, सबका साथ सबका विकास, उसी रास्ते से होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू माय डियर। थैंक यू सर। तो देवेंद्र शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने अपनी तरफ से देश के किसानों की आय बढ़ाने के ये दो बड़े सुझाव दिए। अब 1 फरवरी का इंतजार है कि सरकार उसमें किसानों को क्या कुछ देती है। बाकी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब आप WhatsApp के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।